हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जीके जीएस सुपर सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उसे देखिए, क्योंकि एक कंटिन्यूस वे में हम समर्थन को सेट के माध्यम से प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि आपने हमारे इस 100 वीडियो के सीरीज़ को आपने अगर देख लिया तो किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला पॉइंट है लॉटरी रेगुलेशन एक्ट, जो 1998 में 1998 में आया था। देखिए, लॉटरी को पहले भारत में जुआ समझा जाता था 1998 से पहले, लेकिन सरकार के लाख कोशिश करने के बावजूद जब ये बंद नहीं होने लगा तो सरकार समझी क्यों ना हम इसे राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक जरिया बना दें, जिसके लिए 1998 में सरकार ने इसे कानूनी दर्जा दे दिया। अगला पॉइंट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर है। लॉर्ड लिटन के समय में ये आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत अंग्रेजी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके खिलाफ कुछ भी लिखना गैर कानूनी अपराध माना गया था। ये लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था। अगला पॉइंट हमारा है भारत के अंदर राष्ट्रीय चिन्ह को हमने कब अपनाया था, या संविधान सभा ने इसको कब स्वीकृति प्रदान की थी, प्रस्तावना को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था, इन सब के बारे में जानते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया या स्वीकृति दी गई संविधान सभा के द्वारा। देखिए, प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना के लिए दो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष और कहा कि संविधान का ये भाग होना चाहिए। इसके अलावा इसको स्वीकृति मिल गई संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। अतः 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, यानी कि संविधान का यह एक अभिन्न हिस्सा हो गया। अगला पॉइंट हमारा प्रारूप समिति। देखिए, हम जानते हैं प्रारूप समिति को इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल 6 + 1 7 सदस्य होते थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते थे। इसकी स्थापना पूछा जाता है कब हुई थी। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय कानून को, भारतीय संविधान को बनाया था, इसलिए जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो पहला जो कानून मंत्री थे वो भीमराव अम्बेडकर को ही बनाया गया था। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था और संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई 22 जुलाई 1947। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है, इसे याद रखिए। 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक ही दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी संविधान सभा के द्वारा। अगला पॉइंट हमारा है ज्वालामुखी को लेकर, वोल्केनो को लेकर। देखिए, प्रशांत महासागर, देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इधर का पूरा एरिया प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर एक पेटी है, यहाँ पर एक एरिया है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। बेसिकली प्रशांत महासागर के अंदर एक एरिया जहाँ पे बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, किलायू ज्वालामुखी, मोनालिया ज्वालामुखी, मोनालोआ ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी काफ़ी विस्फोटक हैं और हमेशा आग उगलते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव मोड में रहते हैं, इसलिए इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। याद रखिए, इस पर अधिकार जो है वो अमेरिका का है। देखिए, हम सब ने एक ट्रायंगल के बारे में बहुत पढ़ा है। ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल नहीं है जो मैथ्स में पढ़ते हैं। ये ट्रायंगल है, इसका नाम है बारमूडा ट्रायंगल। ये बारमूडा ट्रायंगल जो है कुछ इस प्रकार का है और पूछेगा कि आपको किस सागर में स्थित है ये, तो इसके चारों तरफ एक सागर है, इसको बोलते हैं सरगासो सागर। और ये सरगासो सागर पड़ता है आपको अटलांटिक महासागर में, क्योंकि सागर जो होते हैं वो महासागर के पार्ट होते हैं। और इसी सरगासो सागर में ये बारमूडा ट्रायंगल है। हम सब इनके बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया है बेसिकली, जिसके ऊपर से आसमान से अगर कुछ भी अगर गुजरता हो तो ये इसको अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए ये प्रोहिबिटेड एरिया है। इसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं गुजरता है। अगला पॉइंट हमारा है अटलांटिक महासागर की। चूँकि हमने अभी अटलांटिक महासागर की बात करी थी, तो अटलांटिक महासागर जो हमारा है उसकी आकृति ऐसा आकृति की होती है। देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर, ये ऐसा आकृति का अटलांटिक महासागर है। तो याद रखिए, कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी आकृति ऐसा आकृति की है, तो वह है अटलांटिक महासागर। इसके अलावा देखिए, कुछ हम जलधारा की बात करते हैं। गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है,
और लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। अगला पॉइंट हमारा युद्धाभ्यास को लेकर है। देखिए पहला जो युद्धाभ्यास है वो है रिम्पैक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिम्पैक। देखिए रिम्पैक दो वर्ड के सेलेबल से बना है, दो सेलेबल वर्ड से बना है। एक तो ये कि रिम का मतलब होता है सर्कुलर एरिया और पैक मतलब हो गया पैसिफिक। पैसिफिक मतलब पैसिफिक को हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द जो भी देश हैं वो सभी देश मिलकर रिम्पैक युद्धाभ्यास को करते हैं। ये नौसेना का युद्धाभ्यास है और 27 देश इसमें शामिल होते हैं। इसमें भारत भी अपना शामिल होता है। और इस बार जो रिम्पैक युद्धाभ्यास हुआ था इसमें भारत की जो नौसेना की टुकड़ी शामिल हुई थी, भारत का एक जहाज भी शामिल हुआ था, नाम था INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी रिम्पैक की बात की। इसके अलावा ये जो हुआ था ये हवाई द्वीप में हुआ था, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हवाई द्वीप में हुआ था। हमने भी बात करी थी, हवाई द्वीप पर अधिकार अमेरिका का है। आगे देखिए मालाबार युद्धाभ्यास, ये बेसिकली मालाबार को हम लोग क्वाड भी बोलते हैं, QUAD। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों का युद्धाभ्यास होता है सामूहिक रूप से। इसको क्वाड या मालाबार भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, क्वाड या मालाबार। अगला पॉइंट हमारा है रामसर कन्वेंशन। देखिए एक है रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे, यह ईरान। रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। देखिए ईरान की बात करते हैं। ईरान का एक शहर है रामसर। वहाँ पे आर्द्र भूमि को लेकर जो जितना भी वेटलैंड है उसको लेकर एक समझौता होता है, उसको कन्वेंशन नाम दिया गया है। और वो कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को विभिन्न देशों के साथ किया गया था। और इसलिए हम लोग हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व रामसर दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अब इसमें बात ये आती है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। याद रखिए 2 फरवरी को हम रामसर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को, भारत इसमें शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। इसके अलावा देखिए भारत में अब अभी तक का जो कुल डेटा है जो भारत प्राप्त है, जो भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। और याद रखिए सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में वर्तमान समय में स्थित है। देखिए सबसे छोटा रामसर साइट जो है वो रेणुका है। रेणुका ये बिहार दुर्गा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेणुका हिमाचल प्रदेश, इसको आप याद रखिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया गया जिसके तहत भारत में निवेश को बढ़ाया जा सके, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। उसके लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई, मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। तो स्टार्टअप दिवस को जो हम मनाते हैं 16 जनवरी को मनाते हैं हर साल। पराक्रम दिवस देखिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती वो हम अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। वीर बाल दिवस अभी हमने कुछ हमारी पहली या दूसरी वीडियो में हमने बात करी थी। वीर बाल दिवस को हम लोग 26 दिसंबर को मनाते हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनके जन्म दिवस पर हम लोग जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा देखिए डॉल्फिन दिवस। देखिए डॉल्फिन जलीय मैमल है, जलीय स्तनधारी है जो जल में रहता है और काफ़ी दयालु होता है, काफ़ी काइंड होता है ये। इसलिए इसको संरक्षित करने की बात की गई है। इसको बचाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा देखिए विश्व स्लोथ बियर डे। देखिए स्लोथ का मतलब होता है काफ़ी सुस्त और बियर का मतलब होता है भालू। सुस्त भालू को डेडिकेट ये दिवस है, समर्पित ये दिवस है जो 12 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के अंदर अभी भारत का सबसे पुराना भालू जिसका नाम था गुलाबो, इसकी मृत्यु हो गई है। अगला पॉइंट हमारा है देखिए युद्ध के कुछ सीरीज़ की हम बात करते हैं। इसमें तराइन युद्ध का एक सीरीज है जिसमें से 3 युद्ध तराइन में लड़ी गई। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। पहला युद्ध तराइन का हुआ वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत शासक थे और मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। इसके अलावा दूसरी बार जब अगले ही साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अब की बार काफ़ी तैयारी के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गोरी ले जाता है और वहाँ पे उसकी हत्या कर देता है। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ, इसके बारे में कम लोगों को पता है। देखिए 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। ये इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लड़ा गया था युद्ध। देखिए अब ये कुबाचा कौन है? कुबाचा मोहम्मद गोरी का गुलाम है। यूँ तो मोहम्मद गोरी के कई सारे गुलाम थे, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा प्रमुख है। याद रखिए तराइन का तृतीय युद्ध इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लड़ा गया था। कुबाचा कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था।
इसके अलावा देखिए पानीपत का युद्ध की हम बात करते हैं, इसमें भी 3 युद्ध का सीरीज था। प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। लोदी जो था वो अफगान था, इब्राहिम लोदी था अफगान वंशी था और बाबर मुगल वंशी था। दोनों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें बाबर जीत गए थे, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। और ऐसा कहा था कि मध्यकालीन इतिहास में कौन से ऐसे पहले शासक हुए जो युद्ध स्थल में मारे गए थे, वो इब्राहिम लोदी थे। और इब्राहिम देखिए ये युद्ध जो लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध, इसको लड़ने के लिए बाबर को जो न्योता दिया था और कोई नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे। उन्होंने कहा था बाबर को आने के लिए और इस पर अटैक करने के लिए। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो 1556 में लड़ा गया था। ये बैरम खां जो अकबर के अंगरक्षक थे और सेनापति भी थे, और हेमू इसका हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनके पीछे शॉर्ट टर्म इसको हेमू बोलते हैं। इनके पीछे लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। इसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली जो सेना थी मुगल की वो जीत गई थी। देखिए 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। अगला युद्ध हमारा है हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था। देखिए मान सिंह और महाराणा प्रताप। मान सिंह अकबर का सेनापति था और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, अकबर जीत गया था और ये लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी। अगला युद्ध हमारा है खानवा का युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर जीत गया और राणा सांगा की हार हो गई थी। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। देखिए अब हम बात करते हैं एक प्रमुख त्यौहार के नाम है औसवरी त्यौहार। अभी औसवरी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कौन से लोग मनाते हैं इसको और ये किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए निकोबार जो जनजाति है, अंडमान निकोबार की जो जनजाति है, अब इसमें कई सारी जनजाति हम पढ़ेंगे अभी नीचे। ये अंडमान निकोबार की जनजाति इस औसवरी त्यौहार को मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि उसके पूर्वज को याद करने के लिए, औसवरी त्यौहार को मनाया जाता है अंडमान निकोबार की जनजाति के द्वारा। देखिए अंडमान निकोबार में प्रमुख जनजाति की बात करें, देखिए ओंग जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, सेम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है और सेंटली जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। आप इसको ध्यान रखिए। अभी अंडमान निकोबार बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा भारत का पहला सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। अभी रिसेंटली भारत का पहला सुजल प्रदेश 2022 अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए और यदि संभव हो तो आप इसका नोट्स भी बनाइए, एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। अब हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करते हैं। देखिए प्रस्तावना में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है और 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपको 1976 में। याद रखिए इसको, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और इसके तहत प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को भी समवर्ती सूची में डाला गया। देखिए शिक्षा पहले राज्य सूची का हिस्सा था, सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाने की वजह से सरकार इसको लोड नहीं ले पा रही थी, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका मैक्सिमम हिस्सा केंद्र सरकार पर डाला गया और कुछ हिस्सा राज्य सरकार भी इसका वहन करती है। इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से चलता है, तो इसलिए इसको समवर्ती सूची में हम बोलेंगे। देखिए 44वें संविधान संशोधन में कौन सी बात कही गई? सबसे पहली बात तो 1978 में यह संशोधन हुआ था और इसमें संपत्ति का अधिकार जो पहले 31वें अनुच्छेद के अंतर्गत था, इसको हटाकर 31वें अनुच्छेद के तहत था ये, देखिए इसको हटाकर 300A में इसको रख दिया गया, 300A में इसको रख दिया गया। देखिए संपत्ति का अधिकार जो था पहले मूल अधिकार में शामिल था, पहले 7 मूल अधिकार थे और अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो 7वां मूल अधिकार था हमारा, जो जिसका वर्णन 31वां अनुच्छेद में था, उसको हटाकर 300A में या हिंदी में 300 में रख दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार हमारा अपना अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला पॉइंट हमारा है 61वां संविधान संशोधन। देखिए भारत में सबसे पहली बात तो ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था और इसमें क्या कौन सी ऐसी मूल बात थी? इसमें थी 21 वर्ष पहले मतदान करने की आयु थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 और 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष इसमें कर दिया गया वोट करने का अधिकार। इसके अलावा 51वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया था, इसमें मंत्रिपरिषद को जो है सीमित किया गया था। देखिए मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा, यानी कि 15% से कुल जो सदन की कैपेसिटी है तो 15% से अधिक उसमें मंत्री नहीं बनेंगे, और लेकिन दिल्ली विधानसभा में 10% इसकी संख्या होगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहा है क्योंकि EWS से संबंधित है ये। आर्थिक रूप से कमजोर जो सेक्शन है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार
में सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण इसके तहत दिया जाएगा। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन जो पहले था, जिसका प्रावधान लोकसभा में जो राष्ट्रपति होते थे वो मनोनीत करते थे, अब इसको हटा दिया गया। देखिए 99 नंबर का जो संविधान संशोधन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में काफ़ी विषय रहा। ये नेशनल जज अपॉइंटमेंट काउंसिल के गठन की बात कही गई थी कि अब नए सिरे से जज को अपॉइंट करेंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये असंवैधानिक है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहकर रिजेक्ट कर दिया। अपने अब ये बड़ी बात है, सरकार को इससे बड़ा झटका लगा। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है जीएसटी से रिलेटेड। देखिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा जीएसटी को सबसे पहले 1954 में फ्रांस के अंदर इसको लागू किया गया था। भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। बहरहाल जीएसटी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा कुछ प्रत्यक्ष कर को देखते हैं। देखिए पूंजी लाभ कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, निगम कर हमारा प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और तब से 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2017 से लागू हुआ है। जीएसटी के अंदर 5 टैक्स स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, याद रखिए। इसके अलावा जीएसटी जो आया था वो 101वां संविधान संशोधन के तहत आया था और एक समिति थी भारत के अंदर जीएसटी को लाने के लिए। एक समिति बनाई गई जिसका नाम था विजय केलकर समिति। उसकी सिफारिश पर जीएसटी को भारत में लॉन्च किया गया था। देखिए जीएसटी की दर जो होती है वो जीएसटी काउंसिल निर्धारित करता है और जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। देखिए जीएसटी काउंसिल की जो स्थापना होती है भारत में वो अनुच्छेद 279 के तहत होती है। अनुच्छेद 279 के तहत होती है, याद रखिए। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए एक प्लांट है लाइकेन एक प्लांट है जो वातावरण में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है तो इसको इंगित करने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है, याद रखिए। लाइकेन एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है। देखिए कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट अभी लेह बना है। लेह को ये पुरस्कार दिया गया है, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट का लेह को मिला है। इसके अलावा भारत के कार्बन नेट जीरो करने का जो गोल है ये 2070 है, 2070। भारत ने कहा है कि हम 2070 तक कार्बन एमिशन को 0% कर देंगे। मतलब क्या? इसका मतलब साफ होता है कि 2070 तक जो हमारे यहाँ कार्बन का उत्पादन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अभी जो भी काम इंडस्ट्रियल मायने में होते हैं, चिमनियों में होते हैं, जो भी हम कारखाने खोलते हैं उसकी चिमनियों से कार्बन की धुआं निकलती है, लेकिन सरकार ने ये बात कही है कि हम 2070 तक कार्बन के एमिशन को जीरो कर देंगे। इसके अलावा देखिए हम बजट की बात करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022-2023 का देखिए हर साल बजट आता है। हर साल के अंत में उस साल और अगले साल के बजट को, जैसे कि 2023 का जब अंत होगा तो हम 2023 और 24 का बजट को देख रहे होंगे। बहरहाल अभी 2022 खत्म हुआ है तो 2022-23 के बजट को हम देख रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये पहला पेपरलेस बजट था ये। इसके अलावा अमृत काल की जो अवधि निर्धारित की वो 25 वर्ष की गई है। देखिए जब हम अभी अमृत महोत्सव की शुरुआत की है वो तब की है जब हमने आज़ादी के 75 साल को पूरे कर लिए हैं और 25 साल तक इसको करते रहेंगे। मतलब जब आज़ादी का हम 100 साल मना रहे होंगे तब तक हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चलता रहेगा। देखिए इसमें बजट जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो बजट सैंक्शन किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है कि गति शक्ति में जो 7 इंजन होगा परिवहन के अंदर जो होगा ये परिवहन को समर्पित होगा। इसके अलावा 2022-2023 का जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% है और जो कि पिछले साल 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें राजकोषीय घाटा 6.9% था। देखिए राजकोषीय घाटा जितना कम होगा हमारी आर्थिक वृद्धि उतनी अधिक होगी। आर्थिक वृद्धि जो हमने इस बार लक्षित किया है वो 9.2% का किया है कि हमने सोचा है कि इस बार हमें आर्थिक वृद्धि 9.2% से करना है और इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके राजकोषीय घाटा को कम करना पड़ेगा। अगला पॉइंट हमारा है, देखिए हमने जो लक्ष्य रखा है वित्तीय बजट जो वित्तीय वर्ष है हमारा 2022-2023 उसमें हमने वित्त भी सैंक्शन किया है और हमने लक्ष्य रखा है कि हम इस वित्तीय वर्ष के अंदर 25,000 किलोमीटर के एनएच को बना पाएंगे। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इस वित्तीय वर्ष में 4 बनेंगे। देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में बनाने में कम से कम 100 एकड़ ज़मीन लगती है, 100 एकड़ ज़मीन चाहिए होगा और इसमें मल्टी चीज़ें होंगी, मल्टी फैसिलिटी चीज़ें होंगी, जैसे कि इसमें प्रोडक्शन का हब होगा, इसमें मार्केटिंग का हब होगा, इसमें रोडवेज की बात होगी। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, भारत में 4 बनने हैं और प्रत्येक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 100 एकड़ की ज़मीन कम से कम रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार ने शुरू की है एक योजना, इसका नाम है डिवाइन योजना। ठीक है, डिवाइन को जब हम लिखेंगे DEVINE तो इसमें हमको दिखेगा NE का मतलब था नॉर्थ, ई मतलब था ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कुल 7 स्टेट्स हैं, AAMMNT।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, याद रखिए। देखिए अभी बहुत सारे सेवन सिस्टर्स के ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से नहीं है, जिसकी कनेक्टिविटी सेंट्रल इंडिया से नहीं है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है डिवाइन योजना को। एक और योजना है रैम्प योजना। देखिए एमएसएमई जो सेक्टर है, देखिए एमएसएमई एक कंपनी है बेसिकली। एम मतलब माइक्रो, एस मीन्स स्मॉल, एम मीन्स मीडियम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो माइक्रो कंपनी होती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मीडियम कंपनीज होती हैं। इसका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक होता है, उसको एमएसएमई कंपनीज बोलते हैं। इसके अलावा एक रैम्प योजना को शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर इन एमएसएमई कंपनीज को अगर कोई रुपये पैसे की दिक्कत होगी तो हम इसे रुपये पैसा देंगे, हेल्प करेंगे, लोन देंगे। याद रखिए रैम्प योजना को वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया गया। किसके लिए? तो एमएसएमई के लिए। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक होता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार 30% टैक्स लगाएगी। इसके अलावा हम ये सभी पढ़ रहे हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुछ आर्थिक जो बजट है उसको लेकर के हम कुछ तथ्य को देख रहे हैं। सर्वाधिक धन प्राप्ति जो हमें होती है उधार से होती है। जो काफ़ी सारे देश जो हमसे कम डेवलप्ड हैं वो हमसे उधार लेते हैं और उधार के साथ साथ हमें ब्याज भी चुकाते हैं और उससे हमें सर्वाधिक धन की प्राप्ति होती है। भारत को सर्वाधिक धन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है उधार से प्राप्ति। सर्वाधिक जो हम खर्च करते हैं, हम भी जिन देशों से उधार लेते हैं उनको उनके मूल के साथ हम टैक्स भी देते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट भी देते हैं, तो हम ब्याज अदायगी में हम इसको ज़्यादा व्यय करते हैं। देखिए जीएसटी से आय जो है भारत में वो 16% है। हमने देखा था जीएसटी जो है, जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी जो भारत में आया था वो 101वां संविधान संशोधन के तहत आया था और जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। इसको ध्यान रखिए। जीएसटी से जो हमारी आय होती है भारत की वो 16% होती है, इसको याद रखिए। देखिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। पर्वतमाला प्रोजेक्ट को दो पर्वतों को कनेक्ट किया जाएगा इससे रोप के माध्यम से, रोप, और ये होगा पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत। देखिए यूएन ने 2023 को मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है, यानी कि बाजरा वर्ष घोषित किया है। मकई बाजरा होता है तो वही बाजरा वर्ष घोषित किया है, यानी कि मोटे अनाज के लिए वर्ष घोषित किया यूएन ने 2023 को। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक स्कीम के तहत जो हमारा ये वित्तीय वर्ष है 2022-2023, इसमें हम 14 सूत्री या 14 सेक्टर जो हमारा होगा उसमें विभिन्न 14 सेक्टर पर हम उत्पादन पर हम काम करेंगे। 14 सेक्टरों का उत्पादन करने के लिए ई शिक्षा। देखिए लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना का पहला पेंडेमिक आया था तो उस टाइम में शिक्षा के लिए टीवी चैनल्स में बहुत कम पोर्टल्स थे, तो ई शिक्षा के तहत अब भारत इस कमी को दूर करेगा और 200 टीवी चैनल्स को लॉन्च करेगा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर। देखिए गोवा की बात करें 1510 ईस्वी में, आप याद रखिए गोवा को पुर्तगालियों ने छीना था। पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया था गोवा को 1510 ईस्वी में, और तब से लेकर 1961 ईस्वी तक जो है गोवा 1961 ईस्वी तक, तब से लेकर गोवा 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अंदर रहता है 1961 तक। 1961 में भी पुर्तगाली के अपने लोकल गवर्नमेंट होती है पुर्तगालियों की। तब ऑपरेशन विजय के तहत, देखिए याद रखिए ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को भारत सरकार ने भारत में मिला लिया, और जब गोवा भारत में मिल गया तो गोवा को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में दिया गया, यानी कि 1987 में। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।